सभी को नमस्कार और फैक्ट मैनो चैनल में आपका फिर से स्वागत है। ऑपरेशन डीप फ्रीज ओडीएफ दुनिया के सबसे ठंडे क्षेत्र अंटार्कटिका में संयुक्त राज्य अमेरिका के मिशनों की एक श्रृंखला है। 1955 में शुरू किया गया ऑपरेशन डीप जैसे चरणों के माध्यम से आगे बढ़ा है। फ्रीज 1, ऑपरेशन डीप फ्रीज 2 इत्यादि। हमारी भूमिका में ऑपरेशन के लिए महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स समर्थन, डीप फील्ड साइटों सहित महाद्वीप से वैज्ञानिकों के परिवहन की सुविधा शामिल है। इसके अतिरिक्त हम खोज और बचाव मिशन और चिकित्सा निकासी में योगदान करते हैं। अंटार्कटिका में अपने ठिकानों की आपूर्ति के लिए अमेरिकी सेना LC-39 विमान पर निर्भर है, जो व्हील स्की गियर और 8 ब्लेड प्रोपेलर से सुसज्जित है, जो आर्कटिक स्थितियों में प्रभावी संचालन को सक्षम बनाता है। LC-130 के पंखों का फैलाव 135 फीट, लंबाई 97.8 फीट और ऊंचाई 8 फीट है। यह 35 यात्रियों, 6 कार्गो पैलेट या 16 कंटेनर डिलीवरी सिस्टम बंडलों को ले जा सकता है। 4 रोल्स रॉयस T56 3.5 टर्बो प्रोप इंजन द्वारा संचालित LC-130 125,000 पाउंड तक का वजन लेकर उड़ान भर सकता है। LC-130 के लिए उड़ान पूर्व प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदम शामिल हैं, जिसमें प्रोपेलर रोटेशन की जांच करना, विमान के बाहरी हिस्से का निरीक्षण करना और इलेक्ट्रॉनिक्स और नियंत्रण प्रणालियों का परीक्षण करना शामिल है। एक बार जब प्रत्येक प्रणाली सत्यापित हो जाती है और विमान आपूर्ति से भर जाता है, तो पायलटों को अंटार्कटिका में बेस की ओर उड़ान भरने के लिए मंजूरी दे दी जाती है। 3 साल के अनुसंधान स्टेशनों के अलावा अमेरिका ने उत्तरी ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर पर नीम कैंप नामक एक छोटी अनुसंधान सुविधा स्थापित की है। नीम कैंप आइस कोर ड्रिलिंग के लिए एक आधार के रूप में कार्य करता है, जो पिछले इंटरग्लेशियल से बर्फ प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे एमियन के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 115,000 साल पहले समाप्त हो गया था। नीम कैंप की अनुसंधान टीम विभिन्न वैज्ञानिक माप उपकरणों का उपयोग करती है, जिसमें ग्रीन हाउस गैसों, स्थिर जल आइसोटॉप और बर्फ में जल वाष्प आइसोटॉप का अध्ययन करने के लिए कई पिकारो विश्लेषक शामिल हैं। अंटार्कटिका में सबसे बड़े अमेरिकी अनुसंधान स्टेशनों में से एक MC मुरो स्टेशन है। वार्षिक रूप से U-10 इस स्टेशन पर आपूर्ति पहुंचाता है और मिशन का नेतृत्व एक आइस ब्रेकर या कट्टर द्वारा किया जाता है, जो बर्फीली परिस्थितियों के बीच रास्ता बनाता है। यह व्यापक दृष्टिकोण ऑपरेशन डीप फ्रीज की सफलता सुनिश्चित करता है और पृथ्वी पर सबसे चरम वातावरणों में से एक में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान की सुविधा प्रदान करता है। 2019 में मैकमुर्डो स्टेशन पर आपूर्ति की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए US कोस्ट गार्ड कटर पोलर स्टार को लगभग 500 मील पैक बर्फ के माध्यम से नेविगेट करने और 23 मील तेज बर्फ को तोड़ने की आवश्यकता थी। इस प्रयास ने 2 पुनः आपूर्ति जहाजों और 1 टैंकर के लिए 9 गम्य मार्ग तैयार किया। मोटी बर्फ के माध्यम से नक्काशी की प्रक्रिया ने कट्टर के पतवार और प्रोपेलर के लिए संभावित जोखिम प्रस्तुत किए, जिससे एक विशिष्ट निरीक्षण प्रक्रिया को प्रेरित किया गया। बर्फ तोड़ने के ऑपरेशन के दौरान हुए किसी भी नुकसान का आकलन करने के लिए एक विशेष गोताखोर टीम को ठंडे पानी में तैनात किया गया था। 30 जनवरी 2015 को सैन्य गोताखोर टीम के 2 सदस्य कट्टर के प्रोपेलर का निरीक्षण करने के लिए पानी के नीचे डूब गए, जब यह रॉस सागर में बर्फ नक्काशी गतिविधियों में लगा हुआ था। गोताखोरों ने बर्फ तोड़ने की प्रक्रिया के दौरान होने वाली किसी भी क्षति की पहचान करने के लिए कटर के पतवार और प्रोपेलर का पानी के भीतर गहन निरीक्षण किया, जिससे जहाज के चालक दल को समय पर रिपोर्ट प्रदान की गई। परंपरागत रूप से जब ईंधन टैंकर और मालवाहक जहाज मैकमुर्डो स्टेशन पर पहुंचते थे, तो कार्गो को एक बर्फ के घाट का उपयोग करके उतारा जाता था। केबल द्वारा किनारे से जुड़े मैन्युअल रूप से गाढ़े समुद्री बर्फ से बनी एक बड़ी अस्थायी संरचना। इन खंभों की जीवन प्रत्याशा लगभग 3 से 7 वर्ष थी। जवाब में संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने मॉड्यूलर कॉजवे सिस्टम विकसित किया, जो एक मजबूत विकल्प है जो उतारने की प्रक्रिया की दक्षता को बढ़ाता है। आर्कटिक को प्रभावित करने वाले जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में आलंकारिक और शाब्दिक रूप से चीन और रूस सहित कई देश अंटार्कटिका में संभावित खतरे पैदा करते हैं।
नतीजतन अमेरिकी सेना सक्रिय रूप से क्षेत्र के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करती है और आर्कटिक मिशनों के लिए अपनी तैयारी बढ़ाने के लिए विभिन्न अभ्यास आयोजित करती है। अंटार्कटिका तक आपूर्ति पहुंचाने के लिए अमेरिकी सेना टगबोट और नौकाओं का इस्तेमाल करती है। हालांकि ये जहाज मोटी बर्फ के माध्यम से नेविगेट नहीं कर सकते हैं, जिससे बर्फ को तोड़ने और आपूर्ति जहाज़ों के लिए रास्ता बनाने के लिए अमेरिकी तटरक्षक कट्टर की तैनाती की आवश्यकता होती है। भारी प्रबलित पतवारों और 3 विमानन ग्रेड गैस टरबाइन इंजनों से सुसज्जित कटर लगभग 21 फीट मोटी बर्फ को कुशलतापूर्वक काटते हैं। अपने बर्फ तोड़ने के कर्तव्यों के अलावा यूनाइटेड स्टेट्स कोस्ट गार्ड क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए कट्टर का उपयोग करता है। उदाहरण के लिए जून 2013 में एक HC-130 हरक्यूलिस विमान को एक अनोखे प्रयोग में लगाया गया था। विमान का रैंप हवा में खोला गया और 2 वायुसैनिकों ने आर्कटिक सर्कल के ऊपर वैज्ञानिक जांच तैनात की। इन जांचों ने तापमान, लवणता और घनत्व सहित विभिन्न जल मापदंडों को मापा। एकत्रित डेटा से शोधकर्ताओं को गर्मियों के दौरान आर्कटिक जलवायु स्थितियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली। आर्कटिक क्षेत्र में आपूर्ति के परिवहन की एक और नवीन विधि में एक विमान से हवाई पैकेज जारी करना शामिल है, जैसा कि आर्कटिक पेगासस जैसे बहु एजेंसी अभ्यासों के दौरान अमेरिकी सेना द्वारा प्रदर्शित किया गया था। इन अभ्यासों में आर्कटिक स्थिरता पैकेजों को विमान से तैनात किया जाता है, जो चुनौतीपूर्ण आर्कटिक परिस्थितियों में सेना की अनुकूलनशीलता और संसाधनशीलता का प्रदर्शन करते हैं। आर्कटिक पेगासस में C-17 विमान शामिल है, जो एक एयर ड्रॉपेबल पैकेज से सुसज्जित है, जो चरम आर्कटिक परिस्थितियों में 6 दिनों में कम से कम 28 सैनिकों के लिए आश्रय, परिवहन, ईंधन और भोजन प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। C-17 के कार्गो डिब्बे में संग्रहित, जिसकी लंबाई 88 फीट और चौड़ाई 18 फीट है, पैकेज को तेजी से खुलने वाले कार्गो बे के माध्यम से जारी किया जाता है। एक छोटा पैराशूट जमीन पर सहज लैंडिंग सुनिश्चित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना विभिन्न मिशनों के लिए एक कॉम्पैक्ट आर्कटिक बल तैनात करने की इस क्षमता का लाभ उठाती है, जिसमें निश्चित स्थल सुरक्षा, मानवीय सहायता या नागरिक अधिकारियों को समर्थन शामिल है। आर्कटिक पेगासस अभ्यास के दौरान पैराट्रूपर्स को आर्कटिक स्थिरता पैकेज के साथ तैनात किया जाता है। ये प्रशिक्षित कर्मी 0 से नीचे के तापमान में विमानों में चढ़ते हैं और लगभग 100 पाउंड उपकरणों के साथ उतरते हैं। लैंडिंग के बाद वे सामरिक गियर इकट्ठा करते हैं, पैराशूट पुनर्प्राप्त करते हैं और बेस की ओर आगे बढ़ते हैं। बड़े पैमाने पर सैन्य गतिविधियों के लिए अनुपयुक्त चुनौतीपूर्ण बर्फ से ढके इलाकों में अमेरिकी सेना स्नोमोबाइल्स का उपयोग करती है, जिन्हें LC-130 विमान का उपयोग करके आर्कटिक क्षेत्र में पहुंचाया जाता है। वायु सैनिक विमान का रैंप तैयार करते हैं, स्नोमोबाइल लोड करते हैं और इसे वांछित स्थानों पर तैनात करते हैं, जिससे सैन्य इकाइयों की पहुंच कुशलतापूर्वक बढ़ जाती है। स्नोमोबाइल्स दुश्मन के इलाकों में घुसपैठ करने, मिशन संचालित करने और शत्रुतापूर्ण वातावरण में अज्ञात से बचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त पैराट्रूपर्स हताहट ट्रायल्स प्रशिक्षण के लिए स्नोमोबाइल्स का उपयोग करते हैं, जिससे घायल सैनिकों की सुरक्षा में उनकी आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं में वृद्धि होती है। आर्कटिक केवल एक जमे हुए विस्तार से दूर एक गतिशील क्षेत्र है, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका सक्रिय रूप से अपनी भूमिका को आकार देता है। कठोर परिस्थितियों से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद अमेरिकी सेना इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रही है, जो राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है। हर साल अमेरिकी सेना आर्कटिक में कई अभियान चलाती है और मजबूत उपस्थिति बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर देती है। जैसे जैसे आर्कटिक को वैश्विक महत्व मिलता जा रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका रणनीतिक रूप से इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत कर रहा है। इस सक्रिय रुख का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। यही इस वीडियो का समापन करता है। यदि आपने इसका आनंद लिया तो अधिक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगामी रिलीज के लिए बने रहें। अगली बार तक।